Hello friends, today we are going to discuss about chapter 9 Flow of Control class 11th Computer Science Sumit Arora book solution। तो चलिए इस सॉल्यूशंस की सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में और सबसे पहले वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, कहता है इन अ पाइथन प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथन्स के अंदर में तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जनरली स्टेटमेंट्स तीन तरह के होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और इटरेशन स्टेटमेंट्स एज वेल एज जंप स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या बताएगा? डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ द स्टेटमेंट्स, डिक्टेट्स व्हाट हैपेंड बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट एंड आफ्टर टर्मिनेट्स, डिफाइन प्रोग्राम डाटा स्ट्रक्चर, मैनेज द इनपुट आउटपुट। तो एक्चुअली कंट्रोल का मतलब ही हो गया वो एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करेगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एम्प्टी एंड नल स्टेटमेंट इन पाइथन इज। एम्प्टी स्टेटमेंट्स के लिए नल क्या है हमारे पास? पास स्टेटमेंट्स होता है। क्या होता है उसका आंसर? उसका आंसर होता है पास स्टेटमेंट्स। तो सही आंसर क्या बनेगा? पास स्टेटमेंट्स इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इन ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ द टॉप टू बॉटम इट इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जो कहता है कि द डैश कंस्ट्रक्ट अलाउज टू चूज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशंस। तो वो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होता है कि जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं सारे एक्सरसाइज को फटाफट। और आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक सुमिता अरोरा का परचेज कर लीजिएगा। अगर इस बुक से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बुक है, रेफरेंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं इस बुक से। ऐसे आप किसी भी पब्लिशर की बुक से पढ़ें, बट इसके एक्सरसाइज को जरूर देखिए एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और अच्छा कलेक्शन कर रखा है इन्होंने। द डैश कंस्ट्रक्ट रिपीट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, उसे हम रिपीटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो सिलेक्शंस में हमें चॉइस मिलता है, सिक्वेंशियल सीक्वेंस हो जाता है, रिपीटेशन में हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही इसका आंसर होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल मेक अ रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट। रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट के लिए हमारे पास फॉर और वाइल होता है, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट अ ब्लॉक इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ब्लॉक बनाने के लिए, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का अगर ब्लॉक बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कॉलन यूज करते हैं। स्टेटमेंट इंडेंटेड एट द लोअर सेम लेवल, इंडेंटेशन इन द एनी फॉर्म, स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक्चुअली हम कॉलन से जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो हमें कॉलन की रिक्वायरमेंट होती है, और कॉलन के बाद जब आप एंटर की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, व्हाट सिग्निफाइज द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट ब्लॉक और सूट इन पाइथन। एंड ऑफ ए स्टेटमेंट ब्लॉक और सूट इन पाइथन, तो उसके लिए आप इंडेंट करते हैं लाइन दैट इज इंडेंटेड लेस देन द प्रीवियस लाइन। इंडेंटेशंस को हम क्या करते हैं? यहाँ पे कम कर देते हैं। तो 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट्स विल नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ 1,2 इफ 1,2 विच ऑफ द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होने के लिए हमारा बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि बी में कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस जगह पे, तो मैं बुक को गंदा नहीं कर रहा हूँ, सो दैट कि मुझे इस पर फर्दर भी सॉल्यूशन बनाना हो तो मैं इसे बना सकता हूँ। व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले करेगा? x इक्वल टू 3 है, इफ x इक्वल टू 0 प्रिंट एम आई हेयर। x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, कहता है कि x अगर 0 होगा तो प्रिंट एम आई हेयर। एल इफ x इक्वल टू 3 तो और हेयर, ठीक है, एल्स पास प्रिंट और ओवर हेयर। तो देखिए x की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन आपका ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो मैसेज तो आएगा और हेयर, तो मैसेज क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में? और हेयर। ठीक है, ओ का कैपिटल क्वेश्चन मार्क आएगा, और एंड के बाद यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो मतलब ये इसी जगह पे रह जाएगा। और ये क्योंकि किसी भी इफ के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो और ओवर हेयर, तो साथ में और ओवर हेयर भी प्रिंट होगा, तो यहाँ पे और ओवर हेयर आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर
12 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द यूजर इनपुट 2 व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट प्रिंट, यानी कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 कर दी तो कंडीशन चेक करेगा x इक्वल टू 1 फॉल्स हो गया, एल्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब ग्रेटर देन नहीं बट इक्वल टू है तो मे भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। तो आउटपुट क्या आएगा? इसके लिए हमारा आउटपुट आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी। इसके बाद देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स कोड सेगमेंट्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 to 17। तो सबसे पहले इस कोड सेगमेंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड एंटर इंटीजर, इसने एक नंबर इनपुट किया, बी में भी इनपुट किया, इसने दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है इस इंट फंक्शंस के थ्रू। कंडीशन चेक कर रहा है इफ ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बी की वैल्यू b प्लस 1 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी तो b इंक्रीज करेगा, एल्स ए की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर कहता है कि a ग्रेटर देन 0 होगा एंड b भी ग्रेटर देन 0 होगा तो w प्रिंट करो, अगर a सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो x प्रिंट करो, b और ये इफ हो गया, ये इफ अलग हो गया कि b ग्रेटर देन 0 है तो y प्रिंट करो, अदरवाइज z प्रिंट करो। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अब जरा से पूरे स्टेटमेंट्स को समझते हैं ध्यान से कि व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड यूजर एंटर 0 फॉर a एंड 0 फॉर b, मतलब a की वैल्यू भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है। तो अगर आप प्रोग्राम को देखो तो a लेस देन इक्वल टू 0 ये ट्रू हो जाएगा, तो b प्लस 1 से b क्या बना? b हमारा 1 बन जाएगा। क्या बनेगा? b 1 बन जाएगा क्योंकि a लेस देन इक्वल टू ट्रू हो गया। वेल्स पे जाना नहीं है। अब ये देखेगा a ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू तो आपने 0 दे रखी है तो a ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया, b ग्रेटर देन ट्रू हो रहा है बट ये तो फॉल्स है, एल्स इफ। अब इस इफ से उठ के यहाँ पे आएगा एलिफ पे, और यहाँ भी आपने लिखा है a ग्रेटर देन 0 तो a ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये पूरा दोनों का दोनों फॉल्स हो गया। अब यहाँ आइए b ग्रेटर देन 0 तो b की वैल्यू 1 हो चुकी है इसलिए ट्रू हो जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा? y प्रिंट करेगा। तो फाइनली आउटपुट आपको क्या मिला यहाँ पे? y। तो आंसर क्या होगा? ओनली y। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ओनली y। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। व्हाट लेटर विल बी प्रिंटेड विद यूजर एंटर 1 फॉर a एंड 1 फॉर b, मतलब ये कहता है कि a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को देखिएगा तो a लेस देन 0 तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया आपका, तो फॉल्स हो गया तो ये ट्रू माना जाएगा, तो a इक्वल टू a प्लस 1 तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब कहता है a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है क्योंकि b 1 है और a 2 है, तो प्रिंट क्या करेगा? w प्रिंट करेगा। ठीक है, w प्रिंट हो गया। उसके बाद आगे आते हैं। अब क्योंकि इफ ट्रू हो गया तो एल्स पे नहीं जाएगा, एलिफ पे नहीं जाएगा, सीधा इस वाले इफ पे आएगा क्योंकि ये इफ और ये इफ अलग अलग लिखा हुआ है। अब देखिएगा b ग्रेटर देन 0 तो b भी ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट करेगा? y z भी प्रिंट करेगा, तो w एंड y प्रिंट करेगा, w एंड y प्रिंट करेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा? w एंड y। तो ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए जहां पे कह रहा है कि व्हाट लेटर विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स 1 फॉर a एंड -1 फॉर b। तो यानी कि 15 में कह रहा है कि a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू तो 1 होगी और b की वैल्यू -1 होगी। तो अब अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a लेस देन 0 फॉल्स हो गया क्योंकि a 1 है, एल्स पे आएगा a प्लस 1 हो गया तो ये 1 से 2 बना। ठीक है, अब आइए a ग्रेटर देन 0 ट्रू है लेकिन b ग्रेटर देन 0 क्योंकि b -1 है तो फॉल्स हो गया। a ग्रेटर देन 0, अब ये फॉल्स हो गया तो यहाँ आएगा a ग्रेटर देन 0 है तो x तो प्रिंट हो गया यहाँ से। उसके बाद आके देखिए b ग्रेटर देन 0 तो b की वैल्यू -1 है तो नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा? z प्रिंट करेगा, तो x एंड z। तो 15 का आंसर देख लीजिए, 15 के आंसर में क्या है? x एंड z कहाँ पे मिलेगा आपको? x एंड z, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कहता है कि व्हाट लेटर विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स 1 फॉर a एंड 0 फॉर b, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। तो आइए इसको जरा एग्जीक्यूट करा लेते हैं। इसको अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कहता है कि a लेस देन 0 अगर है तो 0 नहीं है तो एल्स पे जाओगे तो a इक्वल टू a प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ ये a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, एल्स a ग्रेटर देन 0 एलिफ पे आएगा, ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये 2 है तो x प्रिंट करेगा, x प्रिंट कर दिया यहाँ से। इस वाले इफ पे ये b ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या मिलेगा? z, तो x के साथ z प्रिंट करेगा। तो फिर से ऑप्शन क्या बना यहाँ पे? x के साथ z, तो ऑप्शन बना डी यहाँ पे। 17 क्वेश्चंस को देखते हैं। 17 क्वेश्चंस भी इसी कोड पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जरा सा क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द लेटर्स विल बी प्रिंटेड, व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड द यूजर एंटर्स -1 फॉर a एंड -1 फॉर b। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझ ले। a की वैल्यू भी -1 है
और बी की वैल्यू भी -1 है यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू भी क्या है हमारा -1 और बी की वैल्यू भी हमारा क्या है -1। दोनों ही वैल्यू आपके पास -1 है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा आइए समझते हैं। a लेस देन 0 ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, तो b इक्वल टू b प्लस 1, तो -1 से +1 करेगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। b क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब ये कहता है अब इस इफ पे आइए a ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इफ एल्स इफ a ग्रेटर देन 0 नहीं है तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गया। सीधा यहाँ आइए b ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, इसने प्रिंट किया z, तो ओनली z हमारा प्रिंट आएगा। तो ये जरा ऑप्शन चेक करते हैं कि ओनली z कहाँ दिया हुआ है। तो ओनली z अगर आप देखेंगे तो ओनली z आपको मिलेगा इस जगह पे ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या बना डी, इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 18 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट वैल्यूज आर जनरेटेड व्हेन द फंक्शन रेंजेस 6, 0 - 2 विल बी एक्सिक्यूटेड। अब देखिए 6 से 0 की तरफ जाना है और -2 देना है, तो 6 स्टार्ट हो गया 0 एंड हो गया। आप सभी को पता है कि रेंज फंक्शन एक वैल्यू पहले रुक जाएगी, यानी कि 1 तक ही जाना है और -2 कह रहा है, -2 स्टेप है। तो देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा, 6 जनरेट होगा, 6 में से आपने -2 किया बना तो क्या बना 4, 4 में से -2 किया तो क्या बना 2, और 2 में से -2 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 जनरेट नहीं हो सकता है क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है उससे एक कम, उससे एक पहले ही रुकना होता है इसे, ठीक है। तो 0 से एक पहले यानी कि 1 तक ही रुक सकता है। तो 1 तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप इन पाइथन। वैलिड लूप पाइथन में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैलिड लूप के लिए फॉर, डू वाइल, इफ एल्स लूप की बात कर रहा है, इज नॉट वैलिड लूप इन पाइथन। तो देखिए पाइथन के अंदर में 2 ही लूप हमारे पास होते हैं, एक फॉर और एक वाइल। तो हमें डू वाइल लूप भी नहीं मिलता है और इफ एल्स कोई लूप है ही नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बट डी भी यहाँ पे आपके लिए एक सही आंसर बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को चेक कीजिए। 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल टर्मिनेट द होल लूप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द लूप। मतलब कौन सा स्टेटमेंट्स है जो लूप को टर्मिनेट करेगा और लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जंप स्टेटमेंट की बात आ रही है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी। आंसर क्या बनेगा बी, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक का। अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।